नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बैटल छिड़ गई है रूह अफ़ज़ा को लेके। ये तो खैर आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका था। ऐसे हेडलाइन लिखने से जो लोग हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं आर्टिकल को पढ़ने में। लेकिन दरअसल हुआ क्या है कि अमेजन, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर रूह अफ़ज़ा को बेचा जा रहा है कुछ सेलर्स के द्वारा, और इसलिए अमेजन के खिलाफ और उन सेलर्स के खिलाफ केस कर दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो इंडियन कंपनी इसको यहाँ पर बनाती है, उनके द्वारा। हालांकि ये केस अभी भी चालू है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी लास्ट हियरिंग में ये ऑर्डर दिया है अमेजन को कि वो सारे रूह अफ़ज़ा के जो सेलर्स हैं उनको चेक करे और जितने भी पाकिस्तानी मेड रूह अफ़ज़ा सेल किए जा रहे हैं उसको डीलिस्ट करे अपने प्लेटफॉर्म से। जिसके बाद अमेजन ने ऐसा किया भी, और इसकी नेक्स्ट हियरिंग के लिए जो डेट फिक्स की गई है वो है 31 अक्टूबर। तो इस केस में हम लोग जानेंगे इस पूरे इशू के बारे में, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस बैटल के बारे में, प्लस रूह अफ़ज़ा जो कि एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ब्रांड है उसके बारे में भी थोड़ा आपको जानने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट में। क्वेश्चन है कि इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है इराक से, हम सबको पता है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में कौन सी ऐसी कंट्री है दूसरे नंबर पे जिससे इंडिया इराक के बाद सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है? आपके ऑप्शन है ए सऊदी अरेबिया, बी यूएई, सी रशिया और डी वेनेजुएला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पाकिस्तानी मेड रूह अफ़ज़ा को डिलिस्ट करने के लिए बोला है दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन को अपने प्लेटफॉर्म से। रूह अफ़ज़ा एक समर ड्रिंक है। आई डोंट थिंक मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में, आप सब इससे बहुत हद तक फैमिलियर होंगे। रूह अफ़ज़ा का लिटरली मीनिंग होता है सोल रिफ्रेशर। 1906 में इसको गाजियाबाद, ब्रिटिश इंडिया में फॉर्मुलेट किया गया था हकीम हाफिज अब्दुल मजीद द्वारा। फिर इसके लिए एक कंपनी बनाई जाती है हमदर्द नाम से, और इसको लॉन्च किया जाता है दिल्ली में। इस रेसिपी को बनाने का जो मेन पर्पस था वो था नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी पड़ती है उससे लड़ने में लोगों की मदद की जाए और उनको लू या फिर हीट स्ट्रोक से बचाया जाए। आज के टाइम में ये बहुत घरों में यूज होता है, खासकर से जो मुस्लिम है वो इसको रमजान के टाइम में यूज करते हैं इफ्तार के लिए। कोल्ड मिल्क ड्रिंक या फिर बाकी तरह की जो ठंडी ड्रिंक्स होती हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। और इसको बनाने के लिए जो यूनानी मेडिसिन में जो हर्ब्स यूज करते थे उसका इस्तेमाल किया गया था। यूनानी एक तरह का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, सोवा रिगपा है, वैसे ही यूनानी भी है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको भी प्रमोट करने में लगी रहती है। और यूनान जो वर्ड है ये यूज किया जाता था ग्रीक के जो लोग होते थे उनके लिए। और इस मेडिसिन का जो ओरिजिन है ये भी ग्रेको अरेबिक ओरिजिन का है, इसलिए ही इसका नाम यूनानी पड़ा है। आज भी काफी आपको हकीम इसकी प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू इसको प्रमोट करने में लगी रहती है। इसके बाद हुआ क्या कि 1921 और 22 में जो हकीम हाफिज अब्दुल मजीद थे उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनकी वाइफ रबिया बेगम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाती हैं जिसका नाम वो अपने नाम के ऊपर और अपने बच्चों के नाम के ऊपर रखती हैं। 1947 में हम लोग को पता है कि इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, और इंडिया का जो पार्टीशन होता है उसमें रबिया के जो बड़े बेटे थे हकीम अब्दुल हमीद वो इंडिया में ही रह जाते हैं, और जो छोटे बेटे थे हकीम मोहम्मद सैयद वो पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान में वो क्या करते हैं कि एक सेपरेट कंपनी खोलते हैं और इसी चीज को उस कंपनी के अंदर बेचना शुरू करते हैं। उस कंपनी का नाम रखा जाता है हमदर्द लेबोरेटरी वक्फ, और इंडिया में जो कंपनी होती है उसका नाम होता है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन। और इसके बाद जब बांग्लादेश आजाद होता है पाकिस्तान से 1971 में, तो जो पाकिस्तान की कंपनी थी ये एक ब्रांच खोलती है बांग्लादेश में भी। तो ये अब तक का टोटल सिस्टम था। इंडिया में जो रूह अफ़ज़ा बनाती थी वो अलग कंपनी थी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, पाकिस्तान में जो रूह अफ़ज़ा बनाती है और बांग्लादेश में जो रूह अफ़ज़ा बनाती है वो अलग कंपनी है। इंडिया में अगर हम लोग को कोई खाने पीने का प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए जो फसाई है इंडिया का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करना पड़ेगा। वो टेस्ट करेगी, वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, और फिर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की कंपनी है वो तो इंडिया में अपना रूह अफ़ज़ा बेचती नहीं, तो उसको फसाई से नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटी होगी उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब इस केस में जो इंडिया वाली कंपनी है उसकी जो कंप्लेन है वो ये है कि कई सेलर्स ऐसे हैं अमेजन पे जो कि रूह अफ़ज़ा सेल कर रहे हैं, और ये जो रूह अफ़ज़ा सेल कर रहे हैं ये हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। और ज्यादातर केस में ये पाया गया
कि ये जो रूह अफ़ज़ा सेल कर रहे हैं वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है। और सिर्फ यही नहीं, अमेज़न पे एक ऑप्शन भी होता है विजिट योर स्टोर करके, उस पे अगर कोई आदमी क्लिक करता है तो वो लिंक उसको डायरेक्ट करता है इंडिया की जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पे। तो भले ये प्रोडक्ट इंडियन मेड कंपनी का नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो लिंक दिया गया है वो इंडियन कंपनी का दिया गया है, और ज्यादातर इनमें से जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर के हैं, जो कि अभी तक फसाई से लाइसेंस्ड नहीं है और टेस्टेड नहीं है। ज्यादातर केसों में ये जो इंडियन कंपनी थी इसने उन सेलर्स से कंप्लेन की, तो ज्यादातर सेलर्स ने जो लिस्ट कर रखा था वो हटा दिया, लेकिन कुछ सेलर्स हैं जो अभी भी इस चीज को सेल कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक सेलर गोल्डन लीफ और अमेजन पे केस किया गया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले तो इन सारे रूह अफ़ज़ा जो लिस्टेड है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड, इसको डीलिस्ट करो अपने प्लेटफॉर्म से, और फिर अगली सुनवाई हम लोग करेंगे 31 अक्टूबर को। कोर्ट का ये भी कहना है कि ये बहुत शॉकिंग बात है कि एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है अमेजन पे, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है वो भी पूरी नहीं प्रोवाइड की गई हैं, और इसके जो स्टोर का लिंक है उसमें इंडियन कंपनी के स्टोर का लिंक दे दिया गया है, जिसका कहना है कि हमने तो ये प्रोडक्ट बनाया ही नहीं। ऐसे में कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको लगेगा कि ये इंडियन मेड ही प्रोडक्ट है, जो कि फसाई से अप्रूव किया गया होगा और उसके स्टैंडर्ड को मैच करता होगा। और फाइनली जब तक वो प्रोडक्ट उसके हाथ में आ नहीं जाएगा तब तक वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये इंडियन मेड है या नहीं। कोर्ट ने अमेजन को यह भी कहा कि क्योंकि अमेजन एक इंटरमीडिएटरी है आईटी एक्ट के अंडर, इसलिए ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी जो सेलर डिटेल्स और मैन्युफैक्चर डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से डिस्क्लोज करके रखे। और अमेजन को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि आप 4 वीक के अंदर अपना जो एफिडेविट है वो फाइल करें, ताकि इस केस में आगे सुनवाई की जा सके। और जितने भी सेलर्स अब अमेजन पे रूह अफ़ज़ा सेल कर रहे हैं उन सबको चेक करें अमेजन, और जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस इंडियन कंपनी द्वारा नहीं बनाए गए हैं उसको डिलिस्ट करें, जो कि अमेजन ने हाल में ही किया भी है। तो अब तक गाइज इतना ही था इसमें डेवलपमेंट। जैसे ही आगे फ्यूचर में कोई और अपडेट आती है इसमें मैं जरूर आपको बताऊंगा। और आ जाते हैं हम लोग अपना जो क्वेश्चन था उस पे कि वो कौन सी कंट्री है इस साल के फाइनेंशियल ईयर में जिससे इंडिया ने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑयल परचेज किया है। ए सऊदी अरेबिया, बी यूएई, सी रशिया, डी वेनेजुएला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुआ क्या है कि रशिया ने चीप रेट पे ऑयल बेचना शुरू किया इंडिया को, इंडिया ने भी अपना जो इंपोर्ट है ऑयल का वो डाइवर्ट कर दिया है रशिया की ओर। और यही मेन कारण है कि जो वेस्ट का सैंक्शन है रशिया पे वो उतना प्रभाव दे नहीं पा रहा है, और रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा रेजिलियंट साबित हो रही है वेस्ट के सैंक्शन के अगेंस्ट। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में, बाकी खत्म करते हैं गाइस इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।